हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की काफ़ी फेमस पोएम डैफोडिल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका एक और टाइटल आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड भी मिल जाता है। ये पोएम का फर्स्ट लाइन है, तो इसको भी एज अ टाइटल यूज़ किया जाता है। अगर आप लोग के सिलेबस में भी डैफोडिल्स पोएम है वर्ड्सवर्थ के, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये जो नोट्स है लगभग 7 से 8 पेज का हम रेडी कर रखे हैं, और इस 7 से 8 पेज के नोट के हेल्प से ना आप 4-5 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सबसे पहले अगर पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ दे तो आप इस वीडियो के इस नोट्स के हेल्प से दे सकते हो उसका आंसर। दूसरा, पोएम का अगर आपको समरी लिखना हो तो भी दे सकते हो। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इस पोएम के थीम से रिलेटेड, तो वो भी आपका हो जाएगा इस वाले वीडियो से कवर्ड अप। उसके बाद फोर्थ, अगर आपको पूछ दे डैफोडिल्स को एज ए नेचर पोएम डिस्कस करे या वर्ड्सवर्थ को एज ए नेचर पोएट डिस्कस करने बोल दे, तो वो क्वेश्चन का आंसर भी इस वीडियो के हेल्प से कवर अप हो जाएगा। और नोट्स का लैंग्वेज काफ़ी इजी रख रखे हैं हम, ताकि आप लोग को आसानी से समझ हो आए और याद भी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। डैफोडिल्स ऑल्सो नोन एज आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, मतलब डैफोडिल्स जिसको कि आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है, इज ए फेमस नेचर पोएम। ये प्रसिद्ध प्रकृति से संबंधित पोएम है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और इसको जो कंपोज किया गया है, लिखा गया है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। ए मेजर रोमांटिक पोएट, जो कि रोमांटिक पीरियड के काफी प्रमुख पोएट थे। द पोएम वॉज रिटन इन 1804। इस कविता को जो लिखा गया 1804 में लिखा गया, इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट ऑन 15 अप्रैल 1802। मतलब 15 अप्रैल 1802 को एक ऐसी घटना हुई थी, उसी घटना से प्रेरित होकर ना इस पोएम को लिखा गया 2 साल बाद 1804 में। अब क्या घटना थी वो आगे हम बता रखे हैं। इन विच वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरोथी कैम अक्रॉस ए लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स। मतलब 15 अप्रैल 1802 को ना वर्ड्सवर्थ और उनकी एक सिस्टर है डोरोथी, दोनों ना एक बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स, इट मीन्स एक नदी के किनारे, एक लेक के किनारे, एक तालाब के किनारे ना एक लंबा सा कतार देखते हैं डैफोडिल्स का, डैफोडिल्स फूल का एक लंबा सा कतार देखते हैं। तो उसी इंसिडेंट से, उसी इवेंट से प्रेरित होके ना 2 साल बाद वो इस पोएम को लिखते हैं 1804 में। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807। इस पोएम को पहली बार 1807 में पब्लिश करवाया गया था। इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये एक पोएम का कलेक्शन है जिसमें वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी पोएम्स पब्लिश हुई, तो उसी कलेक्शन में, जिसका कि नाम है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इसी में 1807 में इसको पहली बार पब्लिश करवाया गया, और दूसरी बार जो है इसको 1815 में भी पब्लिश करवाया गया। ठीक है, रिवाइज्ड इसका वर्जन, इसमें कुछ लाइन्स और एक्स्ट्रा ऐड की गई, तो 1815 में इसको दोबारा पब्लिश करवाया गया था। इन द पोएम, इस कविता में वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स हाउ ही वंस सॉ ए ब्यूटीफुल फील्ड्स ऑफ येलो डैफोडिल्स नियर ए लेक। इस कविता में वर्ड्सवर्थ बताते हैं, व्याख्या करते हैं कि कैसे वो एक बार ना एक सुंदर सा फील्ड, एक मैदान देखते हैं जिसमें कि ढेर सारा येलो कलर का डैफोडिल्स रहता है। नियर ए लेक, इट मीन्स एक लेक के किनारे, एक तालाब के किनारे बहुत सारा डैफोडिल्स रहता है। उसी की व्याख्या करते हुए इस पोएम को लिख रखे हैं वर्ड्सवर्थ। द मेमोरी ऑफ दिस सीन्स लेटर गिव्स हिम जॉय, पीस एंड कंफर्ट व्हेनेवर ही फील्स लोनली। मतलब बाद में जब भी पोएट को, वर्ड्सवर्थ को लोनली, अकेला फील होता है, वो जब भी डिस्टर्ब रहते हैं, सैड रहते हैं ना, तो वो जो सीन्स है ना, वो जो यादें हैं उस सीन्स की, उस दृश्य की ना, वो पोएट को आनंद देती है, शांति देती है, और कंफर्ट, इट मीन्स आराम देने का काम करती है। यहाँ इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। पोएम के फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। द पोएम हैज 4 स्टांजा। इस कविता में जो है 4 स्टांजा है, एंड इच स्टांजा हैज 6 लाइन्स, और सारे स्टांजा में 6-6 लाइन है, तो 6 4 24 लाइन की ये पूरी कविता है। इट फॉलोज द राइम स्कीम ए बी डबल सी, ये जो सेम है ए बी डबल सी राइम स्कीम फॉलो किया गया है। सारे स्टांजा में सेम ही पैटर्न को फॉलो किया गया है। इच लाइन इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, और सारे लाइन्स को जो लिखा गया है ना, मोस्टली आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे जो है हम लोग अबाउट वर्ड्सवर्थ थोड़ा सा पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आप लोग के सिलेबस में वर्ड्सवर्थ की कोई भी पोएम है तो आप लोग को थोड़ा बहुत पोइट के बारे में पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज वन ऑफ द फेमस पोइट्स ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। मतलब अंग्रेजी साहित्य का जो रोमांटिक पीरियड था ना, उसके सबसे प्रसिद्ध पोइट में से एक थे विलियम वर्ड्सवर्थ। ही वॉज बॉर्न इन कोकोमाउथ, कम्ब्रिया ऑन अप्रैल 7, 1770 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ 770 कर लेना। कोकोमाउथ, कम्ब्रिया में। और इनकी जो डेथ हुई थी 1850 में हुई थी, ये ध्यान रखना। और ये ना 1843 में ना इंग्लैंड में जो है पोएट लॉरिएट का एक पद होता था, जो कि इंग्लैंड के नेशनल पोएट को दिया जाता था मोस्टली। 1843 से लेके अपने डेथ तक वो पोएट लॉरिएट के पद पे भी रहे। और विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले जो पोएट लॉरिएट थे इंग्लैंड के,
वो रॉबर्ट स्टाउडे थे, और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बनते हैं पोएट लॉरियट, ठीक है, ध्यान रखना। पीवी शैली अनदर ग्रेट पोएट ऑफ रोमांटिसिज्म। पीवी शैली जो कि रोमांटिसिज्म इट मीन्स रोमांटिक पीरियड के ही दूसरे महान कवि हैं। कॉल्ड हिम पोएट ऑफ नेचर, वो जो है वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कहते हैं, प्रकृति के कवि कह के संबोधित करते हैं। वर्ड्सवर्थ अलॉन्ग विथ कॉलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड्स। वर्ड्सवर्थ जो है एक और पोइट कॉलरिज, एस टी कॉलरिज जिनका पूरा नाम है, उनके साथ मिलकर ना लिरिकल बैलेड पब्लिश कर रखे हैं 1798 में, इन विच ही डिफाइंड पोइट्री है, जिसमें कि वो ना पोइट्री को डिफाइन कर रखे हैं कि पोइट्री क्या होती है ना, वो बता रखे हैं, वो लिख रखे हैं। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। मतलब कविता जो होती है ना, वो लगातार बहने वाली फीलिंग्स की एक ना, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन से गुजरता है ना, तब वो पोइट्री लिख पाता है, तब उसके अंदर से पोइट्री निकलती है। इट मीन्स जैसे जब कोई भी इंसान को जब नेचर से, कोई दुख से, प्यार में होता है या फिर लोनलीनेस में होता है ना, तो उनके अंदर जो इमोशंस पैदा होता है ना, पावरफुल फीलिंग्स जो आती है ना, वही जो है उभर के आती है पोएम के रूप में। उनका ऐसा कहना है, इस तरीके से वो पोइट्री को डिफाइन किए हुए हैं। लेकिन वो पावरफुल फीलिंग्स ना, वो जस्ट डिस्क्राइब नहीं की जाती है, वो शांति में बैठ के उस फीलिंग के बारे में लिखा जाता है, तब जाके कोई अच्छी पोएम बनती है। इस तरीके से वो पोइट्री का डेफिनेशन दे रखे हैं अपने वर्क लिरिकल बैलेड्स में, जिसको कि 1798 में पब्लिश करवाया। और 1798 में जब लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ ना, उसके बाद से ही जो है रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट होता है। 1798 से ही रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट होता है। उससे पहले हम लोग बोल सकते हैं प्री रोमांटिक एरा चल रहा था या फिर न्यू क्लासिकल एरा चल रहा था। इमेजिनेशन इट मीन्स कल्पना, नेचर इट मीन्स प्रकृति, एंड ह्यूमैनिज्म इट मीन्स मानवता आर द बेसिक थीम ऑफ द वर्ड्सवर्थ पोइट्री। ये सारा जो है मेनली वर्ड्सवर्थ के पोइट्री का विषय रहता है। सम ऑफ हिज मेजर वर्क्स, उनका कुछ जो मेजर वर्क है वो है लिरिकल बैलेड्स, जो कि हम बताएं 1798 में पब्लिश हुआ, और इसी के साथ रोमांटिक मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, रोमांटिक पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद लिरिकल बैलेड्स को ना दोबारा फिर पब्लिश करवाया गया 1800 में भी। द प्रिल्यूड, ये उनके डेथ के बाद शायद उनकी वाइफ पब्लिश करवाई थी 1815 में। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम, जिसमें उनका ढेर सारा पोएम पब्लिश हुआ 1807 में। एंड द एक्सकर्शन, ये 1814 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको थोड़ा बहुत वर्ड्सवर्थ के बारे में जरूर पता होना चाहिए अगर आप लोग के सिलेबस में वर्ड्सवर्थ की कोई भी कविता है। अब थीम डिस्कस करते हैं इसी वाले सेक्शन को। अगर एग्जाम में आपको पूछते डैफोडिल्स एज ए नेचर पोएम या फिर वर्ड्सवर्थ एज ए नेचर पोइट पूछ दे ना, तो ये वाला सेक्शन आप उसमें यूज कर सकते हो। जैसे द पोएम इज ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड पावर ऑफ नेचर। ये जो कविता है ना, पूरी तरीके से ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की सुंदरता के बारे में, प्रकृति की सुंदरता के बारे में और प्रकृति के पावर के बारे में। नेचर एज ए सोर्स ऑफ जॉय, कि नेचर जो है कैसे आनंद का एक स्रोत होता है, वो बता रखे हैं। वो इस पोएम का डैफोडिल का थीम भी है, विषय भी है। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज दैट, जो मेन विषय है इस पोएम का, कि नेचर गिव्स ट्रू एंड लास्टिंग हैप्पीनेस, कि नेचर जो है ना वो सच्ची खुशी देता है और कभी नहीं खत्म होने वाली खुशी देता है। एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, द पोएट फील्स लोनली, पोएट को इस पोएम के स्टार्टिंग में अकेला फील हो रहा था। वॉन्डरिंग लाइक ए क्लाउड, वो एक बादल की तरह ना इधर उधर भटक रहे थे। सडनली ही सीज ए ब्यूटीफुल साइट, तभी वो अचानक से एक सुंदर सा दृश्य देखते हैं। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, मतलब उनको एक गोल्डन डैफोडिल्स का पूरा एक ढेर सारा झुंड एक साथ दिखाई देता है, बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स। द पोएट सीज थाउजेंड्स ऑफ डैफोडिल्स बिसाइड द लेक, मतलब एक लेक के पास, एक नदी के पास। उस नदी का नाम था उल्स वाटर, ठीक है। तो उल्स वाटर उस लेक का नाम था। तो उस उल्स वाटर लेक के पास ना वर्ड्सवर्थ जो है ढेर सारा डैफोडिल्स देखते हैं अंडर द ट्रीज, और वो सारे डैफोडिल्स जो है किसी एक पेड़ के नीचे थे। द पोएट फील सरप्राइज एंड डिलाइटेड, पोएट जो है इतने सारे डैफोडिल्स को एक साथ देखकर सरप्राइज, इतने आश्चर्यचकित भी होते हैं और लेकिन बहुत ज़्यादा आनंदित भी होते हैं। हिज सैडनेस डिसअपियर्स, और उनकी जो सैडनेस है, उनकी जो उदासी है ना, उन डैफोडिल्स को देखने के बाद गायब सी हो जाती है। एंड हिज हार्ट फिल विद जॉय, और उनका जो दिल है ना खुशियों से, आनंद से भर जाता है जब वो डैफोडिल्स को देखते हैं सुंदर से। दिस शोज दैट, तो ये दिखाता है कि नेचर हैज द पावर टू चेंज ह्यूमन फीलिंग्स, कि नेचर के पास वो पावर होता है जो कि वो जिससे कि वो ना मनुष्य के फीलिंग्स को, मनुष्य की भावनाओं को भी चेंज कर सके, बदल सके।
विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेमोरी, कि यादों का कितना ज़्यादा महत्व होता है वो भी बताए हुए हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम इज द पावर ऑफ मेमोरी, मेमोरी की पावर के बारे में भी बात कर रहे हैं। एट द टाइम व्हेन द पोइट सीज द डैफोडिल्स, कि जिस समय पोइट जो है डैफोडिल्स को देखते हैं, ही फील्स हैप्पी, वो बहुत खुश होते हैं। बट ही डज नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस एक्सपीरियंस इज, लेकिन तभी वो तुरंत नहीं समझ पाते हैं कि ये जो उनका अनुभव है, इतने सारे डैफोडिल्स को एक लेक के किनारे देखना, सीन्स के इम्पोर्टेंस को ना बहुत ज़्यादा न उस समय नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। लेटर, बाद में, व्हेन ही इज अलोन एट होम, जब वो घर में अकेले रहते हैं, ही रिमेंबर द सीन्स, वो दोबारा उस सीन को याद करते हैं। ही राइट्स, वो लिखते हैं, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, द मेमोरी मेक्स हिम हैप्पी अगेन, ये जो यादें हैं वो फिर से उनको खुशी देती है। दिस शोज दैट, ये दिखाता है, नेचर नॉट ओनली गिव्स इमीडिएट हैप्पीनेस, की नेचर की वजह से ऐसा नहीं कि सिर्फ तुरंत ही खुशी मिलती है, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग थ्रू मेमोरी, लेकिन नेचर जो है ना लॉन्ग लास्टिंग खुशी भी देती है। इट मीन्स कभी नहीं खत्म होने वाली खुशी देती है, मेमोरी के माध्यम से, इट मीन्स यादों के माध्यम से। फिर थोड़ा सा यहाँ पे हम कंक्लूजन कह सकते हैं वो लिखे हैं कि 10 इस प्रकार, डैफोडिल्स इज ए पोएम अबाउट जॉय, कि डैफोडिल्स जो है वो कविता है खुशियों के बारे में, मेमोरी इट मीन्स यादों के बारे में, एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, और नेचर की सुंदरता के बारे में है। एट फर्स्ट द पोइट फील्स लोनली, पोइट जो है स्टार्टिंग में तो अकेला फील करते हैं, बट द साइट ऑफ डैफोडिल्स चेंजेस हिज मूड कम्प्लीटली, कि जो लेकिन जो वो दृश्य था डैफोडिल्स वाला ना, वो उनके मूड को कम्प्लीटली पूरी तरह से चेंज कर देता है। लेटर द मेमोरी ऑफ द फ्लावर्स कंटिन्यूज टू गिव हिम हैप्पीनेस, और बाद में जो ये फ्लावर्स इट मीन्स फूलों की जो मेमोरी है, यादें हैं ना, वो उनको आगे भी खुशियाँ देते रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे थीम्स वाला सेक्शन या फिर एज ए नेचर पोएम भी पूछा तो ये वाला सेक्शन यूज कर सकते हो। उसके बाद इस पोएम वाले सेक्शन का भी ढेर सारा लाइन यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी आंसर को लॉन्ग करना हो, जो हम 4-5 आंसर बताएं, तो अब पोएम का एनालिसिस देख लेते हैं, जो कि हम लगभग 3 पेज में रेडी कर रखे हैं, बहुत लॉन्ग नहीं रेडी किए हुए हैं। द पोएम बिगिन्स विद द पोएट डिस्क्राइबिंग हिज लोनलीनेस, पोएम जो स्टार्ट होती है ना, स्टार्टिंग में ही पोएट जो अपने लोनलीनेस, अकेलेपन के बारे में बात करते हैं। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ए क्लाउड, वो खुद का कंपैरिजन एक बादल के साथ करते हैं। एक क्लाउड मूव्स फ्रीली इन द स्काई बट इट इज अलोन, मतलब एक जो क्लाउड होता है, बादल जो होता है, वो फ्रीली बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के आकाश में मूव करता रहता है, इधर उधर करता रहता है, लेकिन वो जो है अकेला रहता है, अलोन रहता है। दिस कंपैरिजन शोज दैट, की कंपैरिजन, की तुलना दिखाती है कि द पोएट फील्स लोनली, कि पोएट को जो है लोनली इट मीन्स अकेलापन का अनुभव हो रहा था, एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से ना थोड़ा वो डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि इस समय ना उनकी किसी भाई या फ्रेंड की डेथ भी हो रखी थी, इस वजह से पोएट का जो सिचुएशन है ना वो ऐसा था। ही इज वॉकिंग एमलेसली ओवर वैलीज एंड हिल्स विदाउट एनी पर्पस, मतलब वर्ड्सवर्थ जो है बिना किसी एम के, बिना किसी लक्ष्य के, उन वैलीज इट मीन्स घाटियों में, हिल्स इट मीन्स पहाड़ों पर ना, बिना किसी उद्देश्य के भटक रहे थे। सडनली समथिंग कैचेज हिज अटेंशन, तभी अचानक से कोई चीज़ ना उनका अटेंशन इट मीन्स उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, मतलब ढेर सारे गोल्डन डैफोडिल्स, येलो कलर की डैफोडिल्स का ग्रुप रहता है, बहुत सारे फूल जो है उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। द पोएट इज सरप्राइज टू सी थाउजेंड्स ऑफ ब्राइट येलो फ्लावर्स नियर द लेक अंडर द ट्रीज, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जो है सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतने सारे हजारों डैफोडिल्स को, येलो कलर के डैफोडिल्स को नदी के एक तालाब के किनारे देख के, और वो सारे डैफोडिल्स जो है एक ट्री के नीचे थे। दे आर मूविंग इन द विंड, और ये सारे डैफोडिल्स जो है हवा के साथ मूव कर रहे थे, हिल रहे थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, मतलब हवा के साथ डांस कर रहे थे डैफोडिल्स जो थे। द फ्लावर सीम्स अलाइव, कि ये जो फूल है ना डैफोडिल्स के, वो जीवित प्रतीत हो रहे थे एंड हैप्पी, और खुश लग रहे थे। द लोनली मूड ऑफ द पोएट चेंजेस, तो यहाँ पे जो पोएट का वो अकेलापन वाला मूड था ना, वो चेंज हो जाता है। द साइट ऑफ द डैफोडिल्स, वो जो डैफोडिल्स का जो साइट था, दृश्य था, फिल्स द एम्प्टी स्पेस अराउंड हिम विथ ब्यूटी एंड लाइफ, मतलब पोएट के चारों ओर जो एम्प्टी स्पेस था, खाली जगह था ना, तो वो डैफोडिल्स का जो दृश्य है ना, वो उस खाली स्पेस को सुंदरता के साथ और जीवन के साथ भर देता है। ठीक है, इन द सेकेंड स्टांजा, दूसरे स्टांजा में पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स इन मोर डिटेल्स, दूसरे स्टांजा में फिर से डैफोडिल्स की सुंदरता के बारे में और डैफोडिल्स की संख्या के बारे में और भी डिटेल में पोएट बात करते हैं। ही कंपेयर्स दैम टू स्टार इन द स्काई, वो कंपेरिजन करते हैं डैफोडिल्स का आकाश में जो तारे हैं ना उनसे। दे आर शाइनिंग ब्राइटली एंड स्ट्रेचिंग इन ए लॉन्ग लाइन अलॉन्ग द लेक, मतलब ये लोग ना जो सारे डैफोडिल्स है काफ़ी तेज चमक रहे हैं और एक लंबे लाइन में है तालाब के किनारे, एक बहुत लंबे लाइन में है, हजारों डैफोडिल्स हैं वहाँ। जैसे आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं ना, उसी तरह
डैफोडिल्स भी वहाँ तालाब के किनारे हजारों डैफोडिल्स हैं। दे appears टू बी डांसिंग हैप्पली, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे सारे डैफोडिल्स खुशी से डांस कर रहे हैं, मूविंग देयर हेड्स प्लेफुल्ली, और अपना खुशी से सर हिला रहे हैं। इन द थर्ड स्टांजा, तीसरे स्टांजा में द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द सीन्स अफेक्ट हिम इमोशनली, बताते हैं कि कैसे ये वो जो दृश्य था ना उनको इमोशनली, इट मीन्स भावनात्मक रूप से उन पर क्या प्रभाव डालता है वो जो दृश्य था। ही नोटिसेस दैट, वो नोटिस करते हैं कि इवन द वेव्स ऑफ द लेक आर डांसिंग, उस तालाब की जो वेव्स हैं, लहरें हैं ना, वो भी इन डैफोडिल्स के साथ डांस कर रही है। द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड, ये पोएम का ही लाइन है जो एड कोटेशन हम यूज किए हुए हैं। द पोएट फील्स दैट नो वन कैन रिमेन सैड इन सच ए जॉयफुल एटमोस्फेयर, पोएट को ऐसा लगता है कि इस जॉयफुल, इस आनंददायक एटमोस्फेयर में, वातावरण में ना कोई भी इंसान जो है ना वो सैड रह ही नहीं सकता है। ही कीप्स लुकिंग एट द फ्लावर्स, वो लगातार उन फ्लावर्स को देखते रहते हैं। बट ही डज नॉट रियलाइज दैट दिस सीन इज लाइक ए ट्रेजर फॉर हिम, बट वो उस समय ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि ये जो सीन है, ये जो दृश्य है ना, उनके लिए ट्रेजर, एक खजाने का काम करेगा। बाद में भी जो ये दृश्य है उनको खुशियां देगा, ये उस समय वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं। इन द लास्ट स्टांजा, आखिरी की स्टांजा में द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि लेटर व्हेन ही इज अलोन एट होम, कि जब वो एक बार घर में अकेले थे, एंड लाइज ऑन हिज काउच, और अपने काउच पे लेटे हुए थे, विथ ए सैड मूड, बड़े ही सैड मूड के साथ। ड्यूरिंग सच टाइम, तो ऐसे समय में ही द इमेज ऑफ डैफोडिल सडनली अपीयर्ड इन हिज माइंड, तभी अचानक से ना वो डैफोडिल्स वाला दृश्य जो है उनके दिमाग में आता है। ठीक है, वो लिखते हैं फिर वहाँ पे लाइन, एंड देन माई हर्ट विथ प्लेजर फील्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स, कि द पोएट फील्स हैप्पली, मतलब जैसे ही डैफोडिल्स वाला सीन को याद आता है तो उनका जो हर्ट है ना वो प्लेजर से, खुशियों से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। और जैसे डैफोडिल्स डांस कर रहे थे ना, वैसे ही उनका हर्ट भी डांस करना स्टार्ट कर देता है, जैसे वो डैफोडिल्स को याद करते हैं 2 साल बाद भी। हिज हर्ट डांसेस जस्ट लाइक द फ्लावर्स डिड बिसाइड द लेक, कि जैसे तालाब के किनारे फ्लावर्स डांस कर रहे थे, वैसे ही पोएट का दिल भी यहाँ पे झूमने लगता है। द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स गिव हिम कम्फर्ट, की ये जो यादें हैं डैफोडिल्स की वो उनको कम्फर्ट, आराम देती है। ड्यूरिंग लोनली एंड सैड मोमेंट, अकेले और सैड मोमेंट के समय। तो यहाँ पे हम लोग का पोएम वाला सेक्शन खत्म हो गया, अब थोड़ा सा कंक्लूजन बचा है। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी जो 4-5 क्वेश्चन आंसर आपको बताया उसका आंसर आप इस वीडियो के हेल्प से रेडी कर सकते हो। नोट्स में अगर कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, कुछ लाइंस, तो वो भी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। तो कंक्लूजन में देखते हैं, दस इन द पोएम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स हाउ ए ब्यूटीफुल नेचुरल सीन चेंजेस हिज मूड, इस प्रकार इस कविता में वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि कैसे एक सुंदर जो प्राकृतिक दृश्य है ना उनके मूड को चेंज कर देता है, बदल देता है, एंड स्टे इन हिज मेमोरी फॉर एवर, और कैसे वो सुंदर प्राकृतिक दृश्य जो है ना उनके मेमोरी में, उनके यादों में हमेशा के लिए रहता है। द पोएम शोज दैट, ये पोएम दिखाती है कि ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, कि ये जो मटेरियल चीज़ें होती है ना उन सब चीज़ों से ना इंसान को ना हैप्पीनेस नहीं मिलती है। इट कम्स फ्रॉम नेचर, बल्कि इंसान को जो हैप्पीनेस मिलती है ना वो नेचर, इट मीन्स प्रकृति से मिलती है। डैफोडिल्स इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक पोइट्री, इस तरह से डैफोडिल्स जो है ना वो रोमांटिक पोइट्री का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। इट ऑल्सो शोज डीप रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर, ये जो पोएम है ना मैन एंड नेचर के बीच में ना एक रिलेशनशिप को भी दिखाता है। तो ये वाला जो थीम है ना, अगर आपको थीम पूछ दे या वर्ड्सवर्थ ऐसे नेचर पूछ दे, उसमें भी ये डिस्कस कर सकते हो हेडिंग डाल के, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर करके। नेचर हैज द पावर टू फिल आवर हर्ट्स विथ हैप्पीनेस, कि नेचर के पास ना वो शक्तियाँ होती है जिससे कि हम लोग का हर्ट जो है खुशियों से भर जाता है, एंड हील सैडनेस, और सैडनेस जो है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, उदासी खत्म हो जाती है, नेचर के पास ये पावर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और आप लोग को पता होगा सारे टॉपिक का PDF 1 में से पेड है, तो पेड PDF के लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। एक टॉपिक के PDF का प्राइस 30 रुपीज़ है। टेलीग्राम का लिंक और हम लोग का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।